नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर इतना बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है। इसे लेकर मीडिया में कहीं भी ढंग की चर्चा तक नहीं है। 8 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। किसी से प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, किसी को 2003 की मतदाता सूची केवल संलग्न कर देनी होगी और किसी को माता या पिता से जुड़े प्रमाण पत्र देने होंगे। यानी हर मतदाता को इस प्रक्रिया में शामिल होना है। जाहिर है उनकी बात मीडिया में प्रमुखता से नजर आनी चाहिए थी। क्या यह इतना मामूली अभियान है कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इसे भुला दिया गया? अब इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? या तो चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारे सवालों के जवाब दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग के काम में ऐसी क्या गोपनीयता है कि उसके पक्ष को सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है? अगर अभियान पूरे देश के लिए शुरू हुआ है तो केवल बिहार में क्यों हो रहा है? इसकी घोषणा क्या प्रेस नोट से करनी चाहिए थी? 24 जून को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से सूचना जारी होती है कि बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। यह सूचना भी शाम 7:30 बजे के बाद जारी की जाती है। 1 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा। उनके आने के पहले चुनाव आयोग के मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा के इस व्यापक इंतजाम को आप भी देखिए। तृणमूल कांग्रेस से कितने सांसद आएंगे इसकी संख्या तो पहले से तय होगी, तब भी इतनी भारी सुरक्षा। तृणमूल कांग्रेस का दल आया भी और अपनी बात बताकर चला भी गया, लेकिन सुरक्षा की तैयारी देखकर लगता है कि जैसे आयोग नहीं जंतर मंतर पर मिलने लोग आए हों। पूरे देश के लिए इतना बड़ा अभियान लॉन्च हो रहा है, कायदे से चुनाव आयोग को व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के पास छिपाने के लिए क्या हो सकता है? आयोग तो तटस्थ अंपायर है, उसका तो किसी से लेना देना नहीं। तो फिर सवालों के जवाब दिए जाते तो क्या बेहतर नहीं होता? जिस तरह से 2024 के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, चुनाव आयोग का एक ही नारा है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। मगर आयोग के गेट पर पुलिस को देखकर कोई भी कहेगा क्लोजर क्लोजर क्लोजर। पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग हर तरीके से। हमारे 3 ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrates down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure disclosure disclose everything to the public, to the voter have right to know everything what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference, so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. क्या चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर पारदर्शी है? राजीव कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार भी होते थे। एक तरह से वे भी डिस्क्लोजर अभियान का हिस्सा थे। तो क्या उन्हें इन सारे सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि इतनी जल्दी अचानक से बिहार में यह क्यों किया जा रहा है? जब कहा जा रहा है कि पूरे देश में होगा तो पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, केवल बिहार में ही होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से। कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को? 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं। हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम
फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर जो गंभीर मसला है, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रहा। तो आपने देखा कितने सारे सवाल हैं। 25 जून से लेकर विपक्ष की कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस के सामने आकर सबका जवाब नहीं देना चाहिए? बीएलओ को गणना प्रपत्र बांटा जा रहा है। हमारा कहना है कि यह थैला बिहार कब पहुंच गया? 24 जून के आदेश के बाद या पहले ही भेजा जा चुका था और उसके बाद आदेश आता है। बीएलओ को ट्रेनिंग कब दी गई? 16 अप्रैल को पीआईबी की प्रेस रिलीज में 2 दिन की ट्रेनिंग की एक सूचना है, लेकिन साफ नहीं कि इसका संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण से है या नहीं। हिंदू अखबार के कॉलम डेटा पॉइंट में डॉक्टर राहुल शास्त्री का लेख सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में किए जा रहे गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि बिहार में आबादी के बड़े हिस्से के पास जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं होता है। सभी के पास आधार या राशन कार्ड होता है, उसे क्यों नहीं पहचान पत्रों में शामिल किया गया? अखबार लिखता है कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर फिर से विचार करना चाहिए, इसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते ही तैयारी होनी चाहिए। वोट देना मौलिक अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को लेकर सतर्क रहना चाहिए और इस काम को समय देकर करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। 30 जून को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया कि 60% मतदाताओं को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। हमने इस प्रेस नोट को ठीक से नहीं समझा और एक वीडियो बनाया कि विपक्ष की जीत हो गई, चुनाव आयोग पीछे हटा। बाद में जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने 30 जून का वीडियो हटा दिया। ना तो चुनाव आयोग पीछे हटा था, ना विपक्ष की जीत हुई थी। प्रेस नोट में कहा गया कि करीब 5 करोड़ मतदाताओं को अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। उनका नाम 2003 की सूची में है, बस इसी जानकारी को वेरीफाई करवाना होगा और प्रपत्र को जमा करना होगा। जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है मगर 1987 से पहले का जन्म है, उनके लिए उनके अपने जन्म का प्रमाण काफी है। जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ, उन्हें अपने कागज तो देने ही होंगे, साथ ही माता या पिता का प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो उसी से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन जिसके माता पिता का नाम सूची में है ही नहीं, उसके लिए कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसे अपने जन्म के साल के हिसाब से माता या पिता या दोनों के जन्म की तारीख या जगह का प्रमाण देना होगा। लेकिन इस वर्गीकरण से भी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हर मतदाता को फॉर्म तो भरना पड़ रहा है, फोटो लगाना पड़ रहा है, दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में अपना नाम होने या मां बाप के नाम होने का प्रमाण भी अपने आप में एक दस्तावेज तो है ही। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो कई जिलों से वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की तस्वीरें मिल जाएंगी। पता चलता है कि पुनरीक्षण का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। केवल इस तरह का हंगामा या हलचल मीडिया की रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा कोई ट्वीट नहीं दिखा जिसमें साफ साफ बताया जा रहा हो कि जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं था और जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ, उसे अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि के अलावा 2003 के वोटर लिस्ट में अपने माता पिता के नाम को नत्थी करना होगा और तब फॉर्म जमा करना होगा। इस बात को बार बार और प्रमुखता से लिखा जाना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। इससे यही पता चलता है कि सबको किसी न किसी प्रकार का प्रमाण पत्र देना है, फॉर्म तो भरना है। 2003 की मतदाता सूची भी एक तरह का प्रमाण पत्र ही है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के ट्विटर हैंडल से इस अभियान को लेकर कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। 8 करोड़ मतदाताओं को नया फॉर्म दिया जा रहा है, सभी को भरना होगा, फोटो लगाना होगा, साइन कर जमा करना होगा। बीएलओ
फॉर्म लेकर उनके पास जा रहे हैं और मतदाता चाहे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर भर सकता है। शेखपुरा के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल पर लिखा है, भ्रमण करते हुए मतदाताओं को प्रपत्र सौंपा गया। मतदाता की पहचान मतदान केंद्र से होती है, लेकिन इन दिनों वह भ्रमण करता हुआ भी मतदाता के रूप में पहचाना जा रहा है। यह तस्वीर वैशाली जिले की है। बताया गया है कि जिला अधिकारी दलित महाटोले में रात्रि चौपाल में मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। इस अभियान के बारे में बता रही हैं। 2003 की मतदाता सूची, जिसमें कि मैंने बताया कि पूर्व में पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, अगर वह सूची में आपका नाम उपलब्ध तो आप बस उसको ही एनेक्स कर देंगे, उसको ही संलग्न कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट है। और अगर वह आपके पास कोई नहीं है तो जो अन्य श्रेणियां दी गई जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट एवं अन्य श्रेणी जो दी गई है, उन सभी में आप लोग कोई भी एक दस्तावेज अपना नजदीकी बीएलओ को समर्पित कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप पोर्टल पे एवं ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग यह कहता है कि 60% वोटर को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, तो जिलाधिकारियों से कहा जाना चाहिए कि जो भी वीडियो बयान वे ट्विटर पर डाल रहे हैं, कम से कम उनमें यह साफ करते जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिस मतदाता को गणना प्रपत्र सौंपा जा रहा है, एनुमरेशन फॉर्म, वह कौन है, उसका जन्म कब हुआ, क्या 2003 के बाद पैदा हुआ या वह उन 3 करोड़ लोगों में शामिल है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था। चुनाव अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर परेशानी से मुक्त, आसानी से फॉर्म भर चुके मतदाता नजर आ रहे हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया की मुश्किलों या सरलता का अंदाजा इन शानदार तस्वीरों से नहीं मिलता है। गणना प्रपत्र के साथ इन साधारण महिलाओं को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इन्हें एक एक फॉर्म को भरने में कितना वक्त लगा, यह सब इन तस्वीरों से पता नहीं चलता। सब कुछ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के समान है। मैं पार्वती कुमारी बोल रही हूँ। बीएलओ से मुझे फॉर्म मिला है, मैं भरकर जमा कर दी। सभी मतदाता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। इससे मुझे बहुत शासन क्षेत्र के मतदाता हूँ। मेरा नाम कुमारी सुमित्रा है। बीएलओ से फॉर्म मिला, मैं भर चुकी हूँ। सभी मतदाता लोग भरेंगे तो बड़ी खुशी की बात है। इस तरह से आप नहीं जानते कि मतदाता को क्या दिक्कत हो रही है। चुनाव अधिकारी के हैंडल से लगता है सब कुछ आसानी से हो रहा है। बेशक यह काम चुनाव आयोग नहीं बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग अगर खुद अपनी कमियों को बता दे तो क्या हो जाएगा। वैसे यह काम मीडिया का है, जिसकी हालत क्या हो चुकी है आप अच्छी तरह जानते हैं। यह कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ट्विटर हैंडल है। इस पर कहा जा रहा है कि 2003 की सूची में जिन 4.96 करोड़ लोगों के नाम आ गए हैं, उन्हें कोई कागज नहीं देना है। इनके बच्चों को अपने माता पिता से जुड़ा कोई कागज नहीं देना है, यानी बाकी राज्य भी गहन पुनरीक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि कर्नाटका में रहने वाले बिहार के कितने लोगों को इस हैंडल से पता चलेगा। इसे तो मात्र 29,000 लोग ही फॉलो करते हैं। क्या कर्नाटका के अखबार में, अंग्रेजी और कन्नड़ा अखबारों में यह सूचना जोर शोर से छप रही है? टीवी में इसके विज्ञापन आ रहे हैं। अब आते हैं उन पर जिन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। इनकी संख्या 3.16 करोड़ बताई गई है। द हिंदू ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि यह संख्या जड़ नहीं होती, बल्कि लगातार बदलती रहती है। किसी का निधन हो गया, कोई पलायन कर गया। हिंदू डेटा पॉइंट ने लिखा है कि जिन मतदाताओं को पुनरीक्षण के लिए नए प्रमाण पत्र देने होंगे, उनकी संख्या 3.16 करोड़ है, लेकिन वास्तविक संख्या 4.76 करोड़ तक हो सकती है। इन सभी को 1 महीने के भीतर अपने मतदाता होने की पहचान को साबित करना होगा। उसके बाद जांच होगी, शिकायत होगी और दावों का निपटारा होगा। इसके लिए अलग से 1 महीने का समय है, जो काफी कम है। आप सोचिए कि 2003 के बाद से कितने सारे लोग पलायन कर गए, अर्बनाइजेशन हुआ, कई लोग दूसरे राज्य चले गए, कई दूसरे देश चले गए, कई लोगों का नाम जुट गया। बहुत सारे परिवर्तन जो है वो, कई मृत वोटर्स का नाम भी सुना जाता है,
कई माइग्रेटेड वोटर्स का नाम दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार का वोटर टर्नआउट जो रहता है वो भी कम रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग ने अवगत हुए होंगे, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी ये कहा गया कि इलेक्टोरल रोल में कुछ कमियां हैं। इसी सब को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे इलेक्टोरल रोल को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत। इस गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम में आपके जो नजदीकी बीएलओ है वह आपके घर पर एक एनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र प्रारूप लेकर के आएंगे। विपक्षी दलों का तो यही कहना है कि उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण की मांग नहीं की थी और न उन्हें जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन पूर्णिया के जिलाधिकारी कह रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों ने कहा था इलेक्टोरल रोल में कुछ कमियां थीं, कुछ कमियों की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ कमियों को दूर करने के लिए बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म भरवाया जा रहा है? जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया तो सबसे बड़ा सबक तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। तो इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया, पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, तो इसका कारण क्या है? यह अभियान क्यों किया जा रहा है, इसे समझना जरूरी है, इस सवाल को पूछना जरूरी है। विपक्ष ने संदेह जताया कि गरीब मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। इसका जवाब भी तुरंत आ गया, किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन इतना बड़ा अभियान चुनाव से 3 महीना पहले क्यों हो रहा है? बिहार में यह समय बाढ़ का है। मान लीजिए यह अभियान समय पर पूरा नहीं हुआ, 30 सितंबर तक पूरा नहीं हुआ, तो इसका नवंबर के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या चुनाव की तारीख आगे भी बढ़ सकती है? जिलाधिकारी आम मतदाताओं को समझाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से काफी कुछ समझ में आ जाता है इस अभियान की दिक्कतें क्या हैं। 26 जुलाई तक की ये प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कुछ समय हम लोगों को चाहिए होगा। इसीलिए अनुरोध यही होगा कि जैसे ही ये फॉर्म मिलता है इसको भर के जल्द से जल्द बीएलओ को दे देना है। ठीक है, जो लोग भी 18 वर्ष से अधिक हैं, सामान्यतः यहाँ रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका यह अधिकार है भारत के संविधान के अनुसार कि वो वोट दे सकें। तो इस प्रक्रिया को हम लोग सक्सेसफुली कर पाए, सफलतापूर्वक कर पाए, इसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा होगी। परिवार वाला कैंडिडेट भी हो या आस पड़ोस वाला भी हो तो उसको दे देना है, अगर वो संपर्क में रहे, और भरवा के उससे 2-3 दिन में ले लेना है। ये नहीं सोचना है कि हम उसको बुलाएं या करें। और मान लीजिए कि वो यहाँ नहीं है, आपको लगता है अगल बगल भी कोई नहीं है, तो उसमें उसको फोन से बात करके उसको भेज के मंगवा लो, फोन पे व्हाट्सएप पर उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। 2 जिलाधिकारियों के बयान से यही लगता है कि उन पर भी समय का कितना दबाव होगा। सभी वोटर तक जानकारी पहुंचाने के लिए उन्हें भी मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरफ प्रचार हो रहा है चुनाव आयोग आपके दरवाजे पर, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है व्हाट्सएप से फॉर्म मंगवाइए और फोन कर सूचना दीजिए कि ऐसा चल रहा है। फोन से भी मैसेज गया है, एसएमएस गया होगा, फिर भी एक मतदाता तक पहुंचने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं और इसमें समय लगता है। बहुत सारे जिलाधिकारियों ने अपने अपने वीडियो डाले हैं जिनमें वे इस अभियान को लेकर बैठकें कर रहे हैं दफ्तरों के भीतर और मतदाताओं के साथ भी उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन वो वीडियो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का है। पूरे दिन में या पूरे सप्ताह में एक जिले में जिलाधिकारी कितने ऐसे वोटर के पास पहुंच जाएंगे और उन्हें सारी बातें समझा देंगे? यह सब हो सकता है कि जनसंपर्क के लिहाज से अच्छी सामग्री हो कि डीएम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। ध्यान रहे कि इस तरह के वीडियो में जिलाधिकारी केवल क्या करना है, कैसे करना है बता रहे हैं। यह क्यों किया जा रहा है, अभी क्यों हो रहा है,
यह बताने का काम दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त का है। हर जिले के निर्वाचन अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की इस विषय पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या 1 महीने के भीतर बिहार के 8 करोड़ मतदाता फॉर्म भरने का काम पूरा कर लेंगे? सभी के पास समय पर सूचनाएं पहुंच जाएंगी। 25 जून से पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है और 1 जुलाई को प्रचार गाड़ी रवाना की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं। यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। अब आते हैं प्रमाण पत्रों पर। मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन मतदाता को समझा रहे हैं कि आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग कह रहा है मतदाता पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा। आप सुन लीजिए। तो भरना ही है, लेकिन कागज उस 11 तरह वाले में कोई एक ले लेना है, ठीक है ना। जैसे महादलित टोला में गए, विकास पंजी बना, इसमें परिवार, हाँ, तो आधार तो लेना ही लेना है, लेकिन आधार के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट 11 जो कागज है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी अगर ऑफिस में वो कर्मी है तो उसका कोई आईडी कार्ड, या जैसे आप जमीन का रसीद का कागज लिए, सर्टिफिकेट, मैट्रिक इंटर बहुत पास है उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए, आवासीय पत्र, इतना सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आधार नहीं लेना है। आधार तो नंबर भरना ही है, लेकिन आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब से नहीं चलेगा। इसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट है वो बनेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड, इन सभी को अलग क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार से किसी भी तरह से एनआरसी की शुरुआत हो रही है? विपक्ष के नेताओं ने भी बैकडोर से एनआरसी की आशंका जताई है। बिहार में पूर्णिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रमाण पत्र के बारे में बताते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि ये सभी प्रमाण पत्र नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं। नागरिकता के प्रमाण पत्र क्यों मांगे जा रहे हैं? इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए बीएलओ आपके घर पर एक स्टिकर भी चिपकाएंगे। उस स्टिकर में सारी बातें भी लिखी रहेगी कि आप किस तरीके से ऑफलाइन पद्धति से, ऑनलाइन पद्धति से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें यह भी लिखा है कि जो एनुमरेशन फॉर्म के साथ 11 आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आपकी नागरिकता का प्रमाण, उसको वह संलग्न कर सकते हैं। जिलाधिकारी अंशुल कुमार कह रहे हैं 11 आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता के प्रमाण हैं, उनमें से किसी एक को देना होगा। अब आते हैं एक और सवाल पर, क्या इस अभियान का संबंध किसी भी प्रकार से नागरिकता कानून से है, नागरिकता रजिस्टर से है? विपक्ष ने बैकडोर से एनआरसी का आरोप लगाया है। हमारे सवाल का आधार कुछ अलग है। हम भी जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण की शर्तों में
1987 की बात कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? चूंकि दिल्ली में चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और हम इस वजह से पूछने से नहीं हिचकेंगे कि सवाल सही है या नहीं। क्या यह संयोग है कि 1987 का संबंध नागरिकता कानून से हो सकता है? इंडियन एक्सप्रेस को चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है सभी श्रेणियां नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के अनुसार तय की गई हैं। यानी पूर्णिया के जिलाधिकारी अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है वह भारत का नागरिक माना जाता है। इसमें जन्म द्वारा नागरिकता की श्रेणी में लिखा है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जन्म द्वारा भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है। जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है उन्हें लेकर कई तरह के नियम और श्रेणियां हैं। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों और उसके बाद में जन्मे लोगों के माता या पिता दोनों में से एक की नागरिकता से जुड़े सबूत मांगे जाते हैं। बिहार के पुनरीक्षण के नियमों को अब ध्यान से देखिए। लगेगा कि तकनीकी मामला है, फिर भी जानना सबके लिए जरूरी है। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने अलावा अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान से जुड़े प्रमाण पत्र देने होंगे या दोनों में से एक के दोनों प्रमाण पत्र देने होंगे। अंग्रेजी में एंड ऑब्लिक और लिखा गया है। इसका मतलब है कि किसी से जन्म स्थान और जन्म तिथि दोनों का प्रमाण भी मांगा जा सकता है। यह किस आधार पर तय होगा कि किससे दोनों प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे और किससे केवल एक। इसी तरह अगर आप 1987 से पहले जन्मे हैं तो आपसे आपके जन्म स्थान और जन्म तिथि दोनों में से एक का या दोनों का प्रमाण मांगा जा सकता है। अगर आप 1987 से 2004 के बीच जन्मे हैं तो माता या पिता दोनों में से एक के जन्म स्थान या जन्म तिथि या दोनों बातों का प्रमाण देना पड़ सकता है। अगर आप 2004 के बाद जन्मे हैं तो माता और पिता दोनों का प्रमाण देना होगा। या से अब हम और पर आ गए हैं। नागरिकता कानून की भाषा से इसकी तुलना कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में माता और पिता दोनों के दस्तावेज नहीं मांगे गए, दोनों में से एक की नागरिकता की जानकारी मांगी गई। यही लिखा है कि जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा बच्चे के जन्म के समय पर अवैध प्रवासी नहीं है, वह भारत का नागरिक है। अगर बिहार का पुनरीक्षण 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार है तो फिर 2004 के बाद के जन्मे लोगों के लिए यह शर्त क्यों रखी गई है कि उन्हें माता और पिता दोनों का प्रमाण देना होगा? बिहार का पुनरीक्षण यह गुंजाइश पैदा करता है और कंफ्यूजन खड़ा करता है कि क्या किसी से मां या बाप के जन्म स्थान और जन्म तिथि दोनों के कागज मांगे जा सकते हैं। बिहार में जो हो रहा है उस पर नजर रखने की जरूरत है, समझने की भी, ताकि पता चले 1 महीने में 8 करोड़ मतदाता कैसे अपना फॉर्म भर देंगे। अगर मीडिया इसकी रिपोर्टिंग ही ना करे तो पता ही नहीं चलेगा कि जमीन पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। और यही पता ना चले तभी तो मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करता है। हमने कई बार कहा कि जब मीडिया खत्म हो जाता है तब उसके बाद जनता के खत्म किए जाने की बारी आती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बारी सबकी आती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।